हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने 15 नंबर पार्ट यानी कि 15वें दिन में पहुँच गए हैं। तो पार्ट 15 है हमारा ये। तो आज का टॉपिक है हमारा 1। तो आज हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम इसके साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स भी पढ़ सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएँ भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या तो 1 कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो फिर दोनों ही टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टडी विद अनु में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी आपको सर्विस कराए जा रहे हैं सबकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करते हैं। तो आज का टॉपिक है 1। चलिए स्टार्ट करें। सेकेंड रुकिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये है हमारा टॉपिक 1, ठीक है। फॉरेस्ट, प्राकृतिक वनस्पतियाँ वाला ये हमारा पूरा मैप है, जिसमें यहाँ पर आपका लद्दाख का पोर्शन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और तो ये वाला पार्ट जो है ये जो आपका ऐसे प्लस वाला जितना साइन मान दिख रहा है, ये आपको देखो नीचे दिख रहेगा। ये सारा क्षेत्र आपका पर्वतीय वन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लद्दाख में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आपका पर्वतीय वन श्रेणी में आता है। यहाँ पर सारे पर्वतीय वन हैं। पर्वतीय वन है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी आपके पर्वतीय वन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका पर्वतीय वन है। और देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे पर्वतीय वन है। तो बस इतना क्षेत्र पर्वतीय वन में आता है। तो पर्वतीय वन में पर्वतीय वन में आता है, हमें एक चीज़ याद हो गई यहाँ पे, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, नीचे पाँच स्टेट आते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। इसमें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश आपके राज्य हैं। तो पर्वतीय वन में ये आ गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है ये ब्लैक वाला, वेलांचली व अनूप वन। तो ये ब्लैक वेलांचली और अनूप वन ये हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर है? तो ये है आपका यहाँ पर वेलांचली और अनूप वन 1, ये हो गया 2। इसके साथ साथ बस 2 जगह आपका वेलांचली और अनूप वन है। 2 वेलांचली और अनूप वन हो गए। 5 आपके 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसमें पर्वतीय वन में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है आंध्र प्रदेश एरिया में। इसके साथ साथ गुजरात एरिया में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। 1 2 3 4 5 ये भी हो गए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है तमिलनाडु क्षेत्र में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश उष्ण पर्णपाती वन आते हैं। और बस इतनी दूर पे आपके उष्ण पर्णपाती वन आते हैं। उसके बाद ये वाला जो डॉट है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। तो ये है उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार, ये केरल वाला राज्य आ जाता है।
केरल में थोड़ा सा तमिलनाडु का क्षेत्र भी इसमें आएगा, और पश्चिम बंगाल का आता है, मेघालय आएगा, असम आएगा, नागालैंड आएगा, मणिपुर आएगा, मिज़ोरम आएगा। तो ये आएगा यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र, और यहाँ पर केरल और आपका थोड़ा सा तमिलनाडु का पार्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में आता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप, बड़ा करो भाई। तो भारत प्राकृतिक वनस्पति तो ये पाई जाती है 5 प्रकार की। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, जिसमें आप रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, साइडर, होलक, कैल विस्तार। इसका पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी ढाल पे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पहाड़ियों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपथ में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश और बिहार में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, तेंदू, पलास, अमलवास, बेल, ख्यात और अक्सलवुड, ये सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में आपका तो बबूल आता है, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास। ये दक्षिण पश्चिमी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन के आसपास पाए जाते हैं, और ये चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, स्प्रूस, सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, मैग्नोलिया, लैरेल और सिंकोना है। बेलांचली और अनूप वन आपके मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। इसके अंदर दक्षिण में ढक्कन पठार में पाया जाता है कि जलाशय में, दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र राजस्थान में, गुजरात में, कक्ष की ओर, जल वाली भूमि में और भारत के पूर्वी तट पे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के प्रमुख तथ्य क्या थे? ये वनावरण था 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पे, जिसमें से 21.71% है जो वृक्षावरण जो है 2.91% पे था। वनावरण प्लस वृक्षावरण 45,748 वर्ग किलोमीटर और 80,000 वनावरण 45,748 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, 24.62% इसका टोटल था। शीर्ष वनावरण वाले 5 राज्य, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वनावरण है 77,493। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है 66,431 पे। छत्तीसगढ़ है 55,717 पे। उड़ीसा है 52,156 पे और महाराष्ट्र है 50,798 पे। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। सबसे नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे है उड़ीसा, 5वें नंबर पे है महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। अब है शीर्ष प्रतिशत वनावरण वाले 5 राज्य। शीर्ष प्रतिशत वनावरण वाले 5 राज्य हैं मिजोरम, प्रतिशत में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। शीर्ष वृद्धि वाले 5 वनावरण राज्य वर्ग किलोमीटर में, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। कुल वनावरण में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल है, तो कुल क्षेत्रफल है मैंग्रोव का 4,992 वर्ग किलोमीटर और वृद्धि है 17 वर्ग किलोमीटर की और प्रतिशत है 0.15% का। शीर्ष
5 मैंग्रोव वन वाले राज्य संघ शासित प्रदेश है तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, 5 मैंग्रोव वन वाले। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है 2114, गुजरात में 1175, अंडमान निकोबार में 616, आंध्र प्रदेश में है 405, महाराष्ट्र में है 324। अब इसके PYQ सॉल्व करते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश का। तो शीर्ष पर है मध्य प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घने पतझड़ वाले जंगल हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ या मानसूनी वन भारत में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इनका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और ये ग्रीष्म के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, यानी जैसे गर्मी आती है वैसे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा ये वन हिमालय के गिरिपाद, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र है हरियाणा का। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण है मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर में और सबसे कम वनावरण है 1,603 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और सबसे कम है वनावरण हरियाणा में। नेक्स्ट, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में तो अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अति सघन में है अरुणाचल प्रदेश, देखो यहाँ पे दिया होता कहाँ गया। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है तो वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। क्षेत्र के 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्षावरण फिजियोग्राफिक क्षेत्र पश्चिम कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में, वृक्षावरण वर्ग किलोमीटर में। यहाँ पे 14 हैं। तो पश्चिमी हिमालय 3,28,952 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला है और वृक्षावरण कितना है तो 9,393। पूर्वी हिमालय में 81,752 610 वर्ग किलोमीटर का वृक्षावरण। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 1,27,857 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भौगोलिक और 2,792 वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र में 2,95,909 भौगोलिक क्षेत्रफल पे वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है और 9,196 में वर्ग किलोमीटर पे वृक्षावरण। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 2,22,365 भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर पर है और 4,759 वर्ग किलोमीटर पे वृक्षावरण। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 3,20,570 और 6,352 वर्ग किलोमीटर। मध्य उच्च भूमि में 3,71,281 और यहाँ पर है 11,534। उत्तरी दक्कन में है 3,65,711 और 7,994। पूर्वी दक्कन में 3,33,824 और वर्ग किलोमीटर में आपका 10,663। दक्षिणी दक्कन में 2,91,317 और 7,857 पे वृक्षावरण। पश्चिमी घाट में आपका 73,681 है और 4,109 पे आपका वृक्षावरण वर्ग किलोमीटर पर आपका। और पश्चिमी घाट में 73,681 और 4,109। पूर्वी घाट में 1,92,000 से 68 3,936। पश्चिमी तट पर 1,13,611 और 9,445। पूर्वी तट पे 1,68,634 और यहाँ पे 5,175। तो कुल
जो भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है वर्ग किलोमीटर पर है वो है 32,87,469। तो यही भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का, 32,87,469 पे वृक्षावरण है और 93,815 वृक्षावरण वर्ग किलोमीटर पे कुल आता है। नेक्स्ट था हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो वन का सर्वाधिक क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, जिसके 77,493 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक 5 वनावरण क्षेत्राधारी, तो 5 वनावरण क्षेत्राधारी हैं आपके मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे, छत्तीसगढ़ नंबर 3 पे, उड़ीसा नंबर 4 पे और महाराष्ट्र है 5वें पे। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे 77,493 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन क्षेत्र से इसका भरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में 66,431 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 55,717 का क्षेत्र वन से भरा हुआ है। उड़ीसा में आपका 52,156 वन से भरा हुआ है और महाराष्ट्र आपका 50,798 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से वन से भरा हुआ है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल है। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में सदापर्णी वन पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पनपते हैं जहां मानसून कई महीने तक रहता है। इस प्रकार के वनों में महोगनी, आबनूस, सिंकोना आदि वृक्ष आते हैं और भारत में इन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अंडमान निकोबार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है। तो वन आच्छादित है आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर है आपका मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र वाले राज्य है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। ठीक है, 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है इसका। फिर है दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश, 66,431 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र वनाच्छादित है अरुणाचल प्रदेश का। तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसका 55,717 क्षेत्रफल वनाच्छादित है। ठीक है, नेक्स्ट राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र की प्रतिशतता के संबंध में भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कर्नाटक, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो बताइए भाई, सी नंबर पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये ऐसे दिया हुआ है, देखो 3, 2, 1 सेकेंड, 1 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा गया है। अवरोही, आरोही नहीं पूछा गया है, अवरोही पूछा गया, यानी छोटे से बड़ा। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे आएगा आपका केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2015 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र की प्रतिशतता के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम है केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र की प्रतिशतता के मामले में, ठीक है, यहाँ वन क्षेत्रफल की प्रतिशतता का मामला है, जिसके में आपका शीर्ष राज्य जो है तो नंबर 1 पर आपका मिजोरम है, फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद मेघालय है, फिर मणिपुर है आपका। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया वाज अंडर फॉरेस्ट। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है। तो भाई वनों के अंतर्गत आपका 21.5% का क्षेत्रफल जो है वो वनों के अंतर्गत है 2017 की रिपोर्ट के अनुसार।
ठीक है। लेकिन 2021 की रिपोर्ट क्या कहती है? तो भारत में वनों का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 21.5% था 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन 2021 के अनुसार कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। तो अब 21.71% हो गया है। देश में कुल वृक्षावरण है आपका 95,748 वर्ग किलोमीटर पर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। जबकि कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ठीक है, 80,09,537। ठीक है, ये आपका है, मैंने 8 लाख बोला। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भाई वनों का क्षेत्रफल है आपका 22%। ठीक है, 21.7 मान के, ठीक है, ये दिया हुआ था आपका ऊपर वाले में 21.71। ठीक है, तो 22% आप 22% मान के चलो। नेक्स्ट, भारत में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये आपका 21% वन क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोही अनुक्रम है? भाई देख लेते हैं। ये अनुक्रम है आपका। ठीक है, तो पहले आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, तो भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्यों की कुल क्षेत्रफल की तुलना में वनाच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर सही आरोही क्रम इस प्रकार है। महाराष्ट्र है 16.51% पर, मध्य प्रदेश है 25.14% पर, उड़ीसा है 33.50% पर और छत्तीसगढ़ है 41.21% पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, सॉरी भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत वाले शीर्ष वनावरण वाले पूर्वोत्तर के राज्य क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है। मिजोरम जो कि भारत का सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र है और मिजोरम में 84.53% जो है आपका वन आते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76%, मणिपुर में 74.34% और नागालैंड में 73.90% वनाच्छादित क्षेत्र है आपका। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है कौन सा? तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम का क्षेत्र सबसे ज़्यादा वनाच्छादित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? तो वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है किसमें? मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये है आपका मिजोरम। मिजोरम में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है। नेक्स्ट, 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका मिजोरम। निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? तो ये 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्रफल पर क्रमशः मिजोरम जो कि 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33% और आपका मेघालय 76% पर है। और बस इतना ही दिया हुआ ना इसमें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो भाई वन रखने का लक्ष्य है आपके 1/3 क्षेत्रफल पर। ठीक है, 1/3 क्षेत्रफल पर
जो है वन रखने का लक्ष्य। भारत में राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले 1894 में बनी, जिसका संशोधन 1952 में और तथा 1988 में किया गया। इस नीति के मुख्य उद्देश्य के तहत भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति मैदानी क्षेत्र में और 25% और पर्वतीय क्षेत्र में 60% करने का लक्ष्य है। सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है। भूटान भारत को विद्युत का निर्यात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो सघन वनावरण का प्रतिशत है यहाँ पर लगभग 12%। नई वन रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण निम्न है। तो अति सघन वन है 3.04% का, मध्यम सघन वन है 9.33% का और कुल सघन वन है 12.37% का। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण की द्विवार्षिक 11वीं वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट अक्टूबर 2006 मार्च 2007 के आंकड़ों पर आधारित 30 नवंबर 2009 को जारी हुई। रिपोर्ट के अनुसार भारत का अरुणाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 90% पर वन अवस्थित हैं, जबकि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 79.33% क्षेत्र वनाच्छादित है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? तो भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.2 से 0.11 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये 0.64 हेक्टेयर है। शोला वन का संबंध किससे है? तो शोला वन का संबंध है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। शोला वन का संबंध दक्षिणी प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलाश वन के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मैग्नोलिया, लैटेल, सिंकोना और बैरल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा तथा मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है आपकी महोगनी। महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का क्षेत्र है। ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वनों में पाया जाता है, जबकि सिल्वर फर, स्प्रूस, देवदार, चीड़, विलो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों और हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? तो सदाबहार फल वृक्ष है आपका लोकाट। लोकाट एक खट्टा मीठा फल है। ये औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये एक सदाबहार वृक्ष है। ये वृक्ष मध्यमाकार है और शाखा से युक्त होता है तथा लोकाट के वृक्ष की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है और इसका वैज्ञानिक नाम है एरबोबोट्रिया जैप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो सभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी में माना गया है? तो वो है आपका यूकेलिप्टस और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो औसतन 80 गैलन रोजाना पानी सोखने वाला यूकेलिप्टस सफ़ेदा का पेड़ अब पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, जबकि लगभग 50 से 60 फुट लंबाई वाले इस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं। जो 24 घंटे में लगभग 80 गैलन पानी जो है ये, एक सेकेंड, ठीक है,
80 गैलन पानी सोखता है, यानी इस पेड़ के आसपास 1300 वर्ग फीट भूमि में पानी नहीं रह जाता और भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी आने लगती है। ठीक है। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं? तो नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं आपके साइबेरियन प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये शीतल प्रदेशों के सदाबहार कोणधारी वन हैं तथा इनके वृक्ष ग्रीष्म काल में भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते। शीतकाल में हिमपात से रक्षा के लिए इन वृक्षों की पत्तियां नोकदार सुई के प्रकार की होती हैं। ठीक है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन। ठीक है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं? तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं आपके वन। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला है। वन संपदा की दृष्टि से ये भारत का काफ़ी संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग 70% भूभाग पे वन क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें सदाबहार वन से लेकर पतझड़ वाले वन भी पाए जाते हैं, जिसमें देवदार, चीड़, ओक, भोज वृक्ष, लंबी सांसों के झुरमुट तथा 46,000 प्रकार की अन्य प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंध के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अर्ध उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में किस एक का वृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रीय विस्तार है साल का। भारतीय वनों में अनेक प्रकार की इमारती और औद्योगिक महत्व की लकड़ियां, रंगने के पदार्थ, तेल निकालने वाले पदार्थ, छाले, औषधियां, जड़ी बूटियां आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। साल वनस्पति का भारत में बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर असम के नवगांव जिले तक हिमालय के नीचे ढालों में व तराई के भागों में साल वनों की पट्टी फैली हुई है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र सदापर्णी वन आपके पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में और आपका मिजोरम में। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णपाती वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान 75.27% तथा वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में इस प्रकार के वन असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन भारत के बहुतायत में पाए जाते हैं और ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। साल, सागौन, शीशम और चंदन इसके महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्रों को 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया है। इसमें से 1997 ईस्वी में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ वो क्षेत्र थे। तो भाई ये हमें बताने हैं 3 और 4 के सागौन वन है, 1 के बलूत वन है, 2 के साखू वन है, 3 के साखू वन है, 4 के चंदन वन है। तो भाई ये इस तरह से है कि 1997 में मध्य प्रदेश के साखू के वन कीड़ों के लग जाने से संक्रमित हो गए थे। पेड़ों में लगने वाले ये कीड़े वृक्षों को धीरे धीरे कुतरने लगे, परिणाम स्वरूप कई पेड़ जंगलों से समाप्त होते चले गए थे। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मैंग्रोव आपकी सबसे ज़्यादा सुंदरवन में। ठीक है। तो मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय वनस्पति है और ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारी दलदलों, तीक्र तटीय लैगून और पश्च जल
झीलों में मिलती है। विश्व की लगभग 0.15% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। भारत में इनका सर्वाधिक विस्तार गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है, जिसे प्रायः सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जहां भारत की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 45% हिस्सा पाया जाता है। इसके पश्चात कच्छ, काठियावाड़ और खंबात की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में काफी मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन डेल्टा आपका सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ वनस्पति का सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है। लवड़ी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो लवड़ी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट्स। लवण मृदोद्भिद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। ये पौधे लवणता युक्त जल में ही विकास कर पाते हैं। सॉल्ट मार्श घास उसका एक उदाहरण है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो भाई तीनों का संयोजन मिल जाता है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोवों का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण से निर्देशित स्थान कौन सा है? तो ये है आपका सुंदरवन। मैंग्रोव वन प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती भागों तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में उगते हैं, जहां ज्वार के समय समुद्र का जल वृक्षों की जड़ों को सींचता है। ये प्रदेश कीचड़ युक्त और दलदली होते हैं। इन वनों में अनेक प्रकार के जहरीले कीड़े, सर्प और चीते पाए जाते हैं। ठीक है। और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रायद्वीपी की नदियों के मुहाने पर तथा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में सुंदरी वृक्ष तथा उनकी बहुत सी किस्मों के कारण इन्हें सुंदर वन कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही थी आपकी सुंदर वन की। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन पढ़ना है और हमें कारण पढ़ना है। भारत में वन क्षेत्र का हास्य भारत के जननांकी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। ये कथन है और कारण है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो इसका आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या में वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है और भारत में वन क्षेत्र का हास्य भारत के जननांकी संक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ठीक है। तो ये एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मोरिंगा यानी कि सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वन है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पादन के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका होगा भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पादन के रूप में संग्रहित की जाती है। ये सही है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। ठीक है। ये सही है आपके। तो मोरिंगा यानी कि सहजन वृक्ष में कॉर्क जैसी छाल वाली सीधी सूंड होती है। प्रजातियों और जलवायु के आधार पर मोरिंगा के पेड़ सदाबहार या अर्धपर्णपाती हो सकते हैं। मोरिंगा सरसों के पौधों का एक सदस्य है। ये भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है।
इमली उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की मूल प्रजाति है। इसकी फल की खेती उष्णकटिबंधीय और उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। इमली बीज के साथ को लघु वनस्पति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत NTFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में शामिल किया गया। भारत हर साल 1.2 से 2 मिलियन टन मोरिंगा का उत्पादन करता है। भारत मोरिंगा का सबसे बड़ा निर्यातक है और दुनिया की 80% मांग को पूरी करता है। इमली का बीज अत्यधिक पौष्टिक होता है। इसमें 17 से 20% तक प्रोटीन होता है। भारत से लगभग 60 देशों में इमली का निर्यात किया जाता है। भारत के प्रायद्वीपीय राज्यों के अंतर्गत इमली का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट, इमली के बीज के तेल का प्रयोग बायोडीजल से उसकी उत्कृष्ट दहन क्षमता के कारण होता है। इसके अलावा इमली के बीज का तेल बायोडीजल पर्यावरण के लिए अनुकूल है। मोरिंगा के बीज का तेल एक उच्च ऑक्सीडेंटिव स्थिरता प्रदर्शित करता है और इसकी थर्मल स्थिरता अन्य तेल फसलों जैसे कि सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल आदि से अधिक होती है। नेक्स्ट है, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है ये, या फिर दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। तो भाई ये जो है दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है, और वो कौन सी वृक्ष जाति है, तो वो है रेड सैंडर्स। ठीक है। नेक्स्ट, रेड सैंडर्स को लाल चंदन भी कहा जाता है। ये चंदन की एक गैर सुगंधित किस्म होती है जिसका वैज्ञानिक नाम पेट्रोक्रैप्स सेंटालिनस होता है। ये मूलतः दक्षिण भारत के पूर्वी घाट के श्रेणियों के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष प्रजाति है जो कंटीले पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाई जाती है, ना कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में। ठीक है। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद्वन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्गों का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा 1 और आपका ये 3, यानी नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। और कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद्वन यानी कि प्रोलिफरेशन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। ये होगा इसका आंसर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। वहाँ पर बहुत गर्मी है, आपको शायद थोड़ा सा नॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि थोड़ी हवा ज़्यादा तेज़, क्या करूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा थोड़ा तेज़ माइक पर आ रही है। नीम भारतीय मूल का एक सदाबहार वृक्ष है। ये सदियों से भारत के समीपवर्ती देशों पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड में मुख्य रूप से पाया जाता है, किंतु विगत 150 वर्षों में ये वृक्ष भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक सीमा को पार कर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका तथा दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के अनेक उष्ण एवं उप उष्णकटिबंधीय देशों में पहुंच चुका है। इसका वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम एजाडीरेक्टा इंडिका है। नीम की छाल, जड़, तना, पत्ती, बीज सभी औषधि महत्व के हैं। नीम से निम्बिन, निमिसिडीन, क्वेसेटिन, एजाडीरेक्टिन आदि कीटनाशी तत्व पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वो 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो इस विविधता का कारण है
पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा के अधिक निकट स्थित है, अतः पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक मिलती है। फलस्वरूप वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में अधिक होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कम। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। नेक्स्ट है ताड़ तेल यानी कि पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं ताड़ के तेल, या फिर ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुल उद्योगों के लिए कच्चा माल है, या फिर ताड़ का तेल उपयोग जार डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। तो इसका आपका आंसर होगा 2 और 3, यानी कि ताड़ तेल पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पतिक तेल है जो ताड़ फल मेसोकार्प यानी कि लाल गूदे से प्राप्त होता है। ताड़ के तेल का पेड़ मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। ताड़ के वृक्ष मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जो दुनिया में ताड़ के तेल की आपूर्ति का 85% की आपूर्ति करते हैं। ताड़ का तेल एक वनस्पति तेल है। उसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में मॉइस्चराइजिंग और टेक्सचराइजिंग गुणों के लिए किया जाता है। ताड़ के तेल का उपयोग लिपस्टिक में किया जाता है क्योंकि ये अच्छी तरह से रंग धारण करता है, उच्च तापमान पर पिघलता नहीं है और इसमें एक चिकनी स्थिति भी होती है। तो वस्तुतः कोई स्वाद नहीं होता। साथ ही ताड़ का तेल जो है वो सुगंधित और दुर्गंध को प्रभावी तरीके से दूर करने में मदद करता है। वैश्विक बाजार में बायोडीजल उत्पादन में और विविधता लाने के लिए पाम तेल को एक वैकल्पिक और आशाजनक फीड स्टॉक माना जाता है। पाम तेल में विभिन्न फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें बायोडीजल उत्पादन से पहले अलग अलग किया जा सकता है। निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय वन समूहों को भारत में आवृत्त क्षेत्र के आधार पर बृहत्तम आवृत्त क्षेत्र से प्रारंभ कर सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे कूट से सही उत्तर हमें लगाना है 1 2 3 4, यानी कि आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र सदापर्णी और अर्ध आर्द्र सदापर्णी। तो आर्द्र सदापर्णी भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान आपकी 22 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो वर्ष भर भरे रहते हैं और कुल वन क्षेत्रफल के 2.92% भाग पर पाए जाते हैं। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहारी सदापर्णी ये वन सदाबहारी तथा अर्ध पर्णपाती वनों के मिश्रण रूप है। इसकी मुख्य प्रजातियां साइडर, होलक और कैल हैं। ये कुल वन क्षेत्रफल के 13.79% भाग पर पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में घने वन तथा कठोर लकड़ियां पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती ये वन प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन वनों को मानसूनी भी कहते हैं। ये वन कुल वन क्षेत्रफल के 41.73% भाग पर पाए जाते हैं। अर्ध पर्णपाती वन जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो वहाँ अर्ध पर्णपाती वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, उड़ीसा में पाए जाते हैं। इसके वृक्ष सागौन, शीशम, महुआ आदि प्रमुख हैं। ये वन कुल वन क्षेत्रफल के 19.73% भाग पे पाए जाते हैं। उपयुक्त व्याख्या के अनुसार शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहारी वन, आर्द्र सदाबहारी वन है, किंतु आयोग ने इसका विकल्प आपका 1 2 3 4 ही माना है। ठीक है। निम्नलिखित वनों के प्रकारों में कौन सा एक भारत के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो भारत के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस प्रकार के वन आच्छादित हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो भारत के नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक महत्व क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है।
असम घाटी से राजस्थान के मैदानी भूभाग की ओर यात्रा करते हुए वानस्पतिक प्रारूप का क्या अनुक्रम प्रेक्षित होता है? तो यहाँ पर अनुक्रम आपका प्रेक्षित होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी, पहले आपको पढ़ेंगे असम घाटी से राजस्थान जाने में, फिर उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन पढ़ेंगे, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पढ़ेंगे, उसके बाद उष्णकटिबंधीय कंटक वन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत वन संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। भारत को 8 वनस्पति क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु का मैदानी क्षेत्र, दक्कन, गंगा का मैदानी क्षेत्र, मालाबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 8 जो हैं आपके वनस्पति क्षेत्र हैं। ठीक, असम क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियाँ आती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जबकि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो गर्म और शुष्क है, जिसके कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं। ठीक है, असम घाटी से राजस्थान के मैदानी भूभाग की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रारूप का क्रम होगा, जैसे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन पढ़ेंगे, उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पढ़ेंगे और फिर उष्णकटिबंधीय कंटक वन पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? तो साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है। कैसूरीना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाए जाते हैं। देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है। शोला वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। तो ये एकदम सही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन मिलते हैं। इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री, शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को सोलाश वन या फिर सोला वन कहा जाता है। ये शोला वन हिमालय में नहीं बल्कि दक्षिण भारत के ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भाई। तो ग्रामीण वानिकी का उद्देश्य सामुदायिक भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि पर पेड़ लगाना है। फार्म वानिकी व्यक्तित्व किसानों को अपनी खुद की फार्म भूमि पर अपने परिवार की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही सही है। फार्म वानिकी व्यक्तिगत किसानों को अपनी खुद की फार्म भूमि पर अपने परिवार को की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करती है, जबकि ग्रामीण वानिकी का उद्देश्य सामुदायिक भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि पर पेड़ लगाना है। ठीक है, हाल ही में हमारे देश में हिमालयी भिक्षु बूटी जिराडार्निया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि एक सेकंड माइक गड़बड़ हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये पाया गया है कि यह वस्त्र तंतु का साधारणीय स्रोत है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जिराडार्निया डाइवर्सिफोलिया जैसे हिमालयी भिक्षु बूटी कहते हैं, जिसे हिमालयी भिक्षु बूटी कहते हैं। वास्तव में भिक्षु बूटी को आमतौर पर डंक मारने वाला पौधा भी कहते हैं, क्योंकि इसे छूने पर त्वचा में जलन यानी कि झंझनी पैदा होती है। ये मुख्यतः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसका पौधा झुरमुट के रूप में बढ़ता है तथा प्रत्येक झुरमुट में कई तने होते हैं और इन तनों में गुणवत्तापूर्ण वस्त्र तंतु फाइबर होता है, जो कपड़ा बनाने वाले रेशों का एक स्थायी स्रोत है। इन रेशों की अच्छी कीमत बाजारों में मिल रही है, जिससे ये हिमालय के दूर दराज पहाड़ी गांवों में रहने वाले लोगों का एक महत्वपूर्ण आजीविका स्रोत बन गया है। ठीक है, 2004 को सुनामी ने लोगों को ये महसूस करा दिया कि गरान यानी कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान यानी कि मैंग्रोव सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार काम करते हैं? तो भाई ये किस प्रकार काम करते हैं? तो ये काम करते हैं, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते, यानी मैंग्रोव की ये इस विशेषता है। तो मैंग्रोव वन सुनामी और चक्रवात जैसी तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का काम करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते, जिसके कारण प्रभाव स्तर तक नहीं पहुंच पाता, जो स्थल के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके मैंग्रोव स्थल दिए हुए हैं और यहाँ पर आपकी अवस्थिति दी हुई। ठीक है, तो कोरिंगा जो है वो आपके पाए जाते हैं
आंध्र प्रदेश में, यानी कि मैंग्रोव वन, ठीक है। उसके बाद वेम्बनाड जो है वो आपके केरल में मिल जाएंगे, पुलिकट आपको मिल जाएंगे तमिलनाडु क्षेत्र में, और विक्रोली मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कोरिंगा यानी मैंग्रोव स्थल जो कोरिंगा है वो आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, वेम्बनाड मैंग्रोव स्थल आपको केरल में मिलेगा, पुलिकट आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, और विक्रोली मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। अब सूची 1 से सूची 2 को यहाँ भी मिलान करना है हमें। एक सेकंड, चलिए मिला लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय साइलेंट वैली, ठीक है, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कक्ष वनस्पति सुंदरवन, और पतझड़ वन आपको मिल जाएंगे राजस्थान में, ठीक है। ये मिलान हो गया हमारा, देख लेते हैं। हाँ, उष्णकटिबंधीय वन आपको साइलेंट वैली में मिलेंगे, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, कक्ष वनस्पति आपको सुंदरवन में मिलेगी, और पतझड़ वन आपको राजस्थान में मिलेंगे। यहाँ पे भी हमें लिस्ट का मिलान करना है, कक्ष वनस्पति और राज्य को मिलाना है, ठीक है। अचर रत्नागिरी महाराष्ट्र, कुंडापुर कर्नाटक, पिछवरम तमिलनाडु, और वेम्बनाड आपको केरल में मिल जाएगी कक्ष वनस्पति, ठीक है। देख लेते हैं। हाँ, अचरा रत्नागिरी है महाराष्ट्र, कुंडापुर कर्नाटक, पिछवरम तमिलनाडु, और वेम्बनाड आपको मिलेंगे केरल में। अब फिर से वन प्रकार और प्रदेश की सूची को मिलाना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र में मिल जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती गंगा मैदान, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको सह्याद्री में मिल जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा का मैदान, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको सह्याद्री में मिल जाएंगे। वनस्पति के प्रकार और राज्य, तो मैंग्रोव वन आपको मिलेंगे, एक सेकेंड, तो मैंग्रोव वन आपको मिल जाएंगे कर्नाटक में, कुंज मिल जाएगा आपको राजस्थान में, टीक मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, और शंकुधारी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। नेक्स्ट, सामान्य वनस्पति प्रकार और स्थान को मिलाना है। पश्चिमी घाट में आपके क्या पाए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, हरियाणा पंजाब में क्या होगा, और आपका छोटा नागपुर पठार में क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाहस्ती आपकी वनस्पति मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में हिमालयी आर्द्र वन मिल जाएंगे, हरियाणा और पंजाब में उष्णकटिबंधीय कंटकी वन मिलेंगे, और छोटा नागपुर पठार में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पादप प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, तो आबनूस आपके उष्णकटिबंधीय सदाहरित प्रकार की वनस्पति है। शीशम जो है वो आपकी आर्द्र पर्णपाती वन आते हैं, इसमें वनस्पति है ये। अखरोट आपके हिमालयी आर्द्र वनस्पति है। भुर्ज आपकी अल्पाइन वनस्पति है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मैंग्रोव आवरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो मैंग्रोव स्थिति रिपोर्ट 2021 हमने देखी थी। इसके अनुसार भारत में मैंग्रोव वनों का जो वनस्पति का कुल आवरण था वो 4,992 वर्ग किलोमीटर था, और रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष मैंग्रोव क्षेत्राधिकारी जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं वो उसमें यह था कि पहले आपका पश्चिम बंगाल था, उसके बाद गुजरात था, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर उड़ीसा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आपका गुजरात आ जाएगा, उसके बाद आपका अंडमान निकोबार की जगह आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र नहीं है तो आपका उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से
वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है हमारा देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई और इस संस्थान का नाम पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। 2006 में वन अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष के रूप में इसे मनाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो वन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय वन है, संरक्षित वन है और ग्राम वन है। तो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को 4 रूप में वर्गीकृत किया गया: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। तो झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है सागौन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत में उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। साल, सागौन, शीशम और चंदन इसके महत्वपूर्ण उत्पाद है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये आपके पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में वनों की उपलब्धता एवं उसकी गुणवत्ता उस क्षेत्र के भौगोलिक एवं जलवायुवी कारकों पर निर्भर करती है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए प्रकार के वन उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं और ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल एवं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये वे वृक्ष होते हैं जहाँ वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। नेक्स्ट, तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है, हमें देखना है। तो यहाँ पर आपके सुंदरी वन जो है ना वो आपके पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। तो ये आपका सही सुमेल है। सुंदरी वन एक प्रमुख मैंग्रोव वनस्पति है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति गुजरात के कच्छ क्षेत्र तथा समुद्री तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। चंदन काष्ठ के जंगल केरल में नहीं बल्कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं और देवदार जो है वो मुख्य रूप से आपके असम के ऊपरी क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसने सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन आपका मध्य प्रदेश राज्य में मिल जाएगा। ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन जहाँ पर वर्षा जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्ती गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते और इन वनों में साल, सागवन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरण, बहेड़ा पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागौन क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब मैचिंग करनी है, मैच द फॉलोइंग। सुमेल करिए। तो सुमेल यहाँ पर करना है हमको। तो आपको सागौन मिल जाएगा, अभी हमने पढ़ा सागौन हमें मिल जाएगा मध्य भारत में। ठीक है। देवदार हमें मिल जाएगा हिमालय के उच्च क्षेत्र में। देवदार जितना मिलता है वो ज़्यादातर हिमालय वाले पोर्शन में मिलेगा। सुंदरी हमें पता ही है सुंदरवन में मिलती है, यानी कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। सिंकोना हमको हिमालय के तराई में मिल जाएगा। ठीक है। तो सागौन वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति है और ये मध्य भारत में मिलता है। देवदार
1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वनस्पति है जो हिमालय के उच्च क्षेत्रों में मिलता है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव अथवा ज्वारी वन गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग सुंदरवन में पाए जाते हैं। सिंकोना सदाबहार वन के क्षेत्र हैं जो हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। तो नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। मेघ बकरियों का सर्वाधिक सांद्रण इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में है। थोड़ी बहुत संख्या में ये पेरियार आरक्षित क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट, आदि पादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आदि पादप मुख्यतः पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में। आदि पादप मुख्यतः पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में। आदि पादप मुख्यतः विषुवतीय रेखीय वनों में पाए जाते हैं। आदि पादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते। ये वृक्षों के तनों, शाखाओं, दरारों, छाल आदि पर उग जाते हैं। वे उसी में अपनी जड़ें चिपका कर रखते हैं। वृक्षों के विशेषकर पुराने भागों पर ज़्यादा आदि पादप पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है आपका नगरीकरण। नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं बल्कि कारण है। बढ़ते हुए नगरीकरण के परिणाम स्वरूप आज जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, जबकि हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि तथा मृदा अपरदन का प्रभाव है। वन प्रकारों को सूची प्रकारों और प्रदेशों से सहसंबंधित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग के सही उत्तर करना। तो वन प्रकार और प्रदेश बताने हैं हमको। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? कक्ष मैंग्रोव, शीतोष्ण कहाँ है, मानसून का। चलो ठीक है, तो ये आपके एक सेकेंड, ये आपके शिलांग पठार सह्याद्री में, मानसून आपका छोटा नागपुर पठार शिवालिक में, शीतोष्ण आपका पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में, और मैंग्रोव आपका पश्चिम बंगाल यानी कि तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में अब आप्लावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप्लावी वन पाए जाते हैं आपके सुंदरवन में। तो आप्लावी वन यानी कि मैंग्रोव वनों की बात हो रही है, सुंदरवन में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन दलदली मिट्टी में उगने के कारण जल सहन की क्षमता अधिक रखते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय हरित मिशन जो है वो झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय हरित मिशन पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत वार्षिक योजना केरल, मिजोरम, मणिपुर और झारखंड के लिए है। मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? तो मरुद्भिद वनस्पति आपको मिल जाएगी यहाँ पर कक्ष के रन में। ठीक है, तो मरुद्भिद वनस्पतियों में नागफनी, धिकवार, दूहड़ आदि आते हैं और ये सारी की सारी कक्ष के रन में दिखाई देती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हिमालय वनस्पति ऊंचाई और जलवायु दशाओं दोनों के अनुसार भिन्न होती है। हिमालय में पाए जाने वाले मुख्यतः दो प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपके दोनों ही सही है। हिमालय वनस्पति ऊंचाई और जलवायु दोनों के अनुसार भिन्न होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। हिमालय में पाए जाने वाले दो प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्यतः पूर्वी हिमालय में तथा पर्णपाती वन हिमालय के गिरिपदी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल के हास्यमान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हम
मध्य प्रदेश आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है और फिर उसके बाद झारखंड है। तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी, जो इस श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत भारत के भूभाग का 24.62% हिस्सा वनों और पेड़ों से आच्छादित यानी कि ढका हुआ है। राज्यों का हास्यमान यानी कि घटता हुआ क्रम है। मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 66,000 है, छत्तीसगढ़ में 55,000 है और झारखंड में 23,000। तो भारतीय वन रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वन प्रतिशतता में क्रमशः सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो ये देवदार पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचाई के क्रम के अनुसार उष्णकटिबंध से लेकर अल्पाइन वनस्पति प्रदेशों तक का अनुक्रम पाया जाता है। जैसे कि हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार और पतझड़ वन उगते हैं। 1500 से 2500 तक शीतोष्ण कटिबंधी चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत ओक, देवदार और मैपिल के वृक्ष उगते हैं। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोरधाड़ी वन उगते हैं, जिसके अंतर्गत फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन वृक्ष आते हैं। 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा तुल्य वनस्पति उगती है और इन भागों में घास, काई और लाइकेन उगती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वार्षिक वर्षा। तो प्राकृतिक वनस्पति और वार्षिक वर्षा को देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर तक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन 50 से 100 सेंटीमीटर तक है और निर्जल वन 50 सेंटीमीटर से कम है। मरुस्थल क्षेत्रों में जलहास्य को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है या फिर होते हैं? तो ये आपके होते हैं कठोर और मोमी पर्ण, लघु पर्ण और पर्णहीता पर्ण की जगह कांटे। तो मरुस्थल में जलहानि को रोकने के लिए 3 कारक है, जो कठोर और मोमी पर्ण है, लघु पर्ण अथवा पर्णहीता है, पर्ण के स्थान पर कांटे हैं। चूंकि मरुस्थलीय भूमि में पानी की कमी होती है, पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, पानी की अनुकूलता को बनाए रखने के लिए पानी का उत्सर्जन न्यूनतम है। इसके लिए मरुस्थलीय पौधों की छाल कठोर और पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों और वनों से ढकना है। तो ये है आपका 2, यानी कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वनावरण तथा कुल वृक्षावरण 80,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। तो यहाँ पर हमारा 1 फिनिश होता है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो चुका है। अब हम कल के टॉपिक पर पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए। मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। एनवायरनमेंट भी मैं आपको करा रही हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं करा रही हूँ, वो मैं थ्योरी बेस्ड करा रही हूँ और आपको वो वाइट बोर्ड पर करा रही हूँ मैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।